आप सबको मेरा नमस्कार। मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी, यहाँ की आपके उम्मीदवार, आप सबको मेरा नमस्कार। गुवाहाटी आना हमेशा अच्छा होता है। माँ कामाख्या की धरती जब जब आइए और जब आशीर्वाद मिले, ये सौभाग्य होता है। आज देश एक बहुत निर्णायक चुनाव के मोड़ पर खड़ा है। असम को, पूरे देश को, लोगों को, युवाओं को ये तय करना है कि ये देश कैसे चलेगा, ये देश किन नीतियों पर चलेगा, ये देश किन मुद्दों को उठाएगा, ये देश किसकी बात करेगा और ये देश किस दिशा में किसके द्वारा चलाया जाएगा। आज सवाल 10 साल एक प्रचंड बहुमत की सरकार चलाने के बाद है कि क्या यह देश संविधान से चलेगा, क्या यह देश एक आदमी की मनमर्जी से चलेगा, क्या इस देश में युवाओं के रोजगार के लिए बात होगी, क्या इस देश में श्रमिकों के न्याय के लिए बात होगी, क्या किसानों की एमएसपी पर बात होगी, क्या उनकी कर्जा माफी पर बात होगी, क्या महिला सुरक्षा पर बात होगी, क्या महिलाओं की प्रतिनिधित्व पर बात होगी, क्या महंगाई कम करने के लिए बात होगी, क्या बात होगी समाज के उन लोगों की जो हाशिए पर है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी हो, और चाहे वो अपर कास्ट के ही क्यों ना, गरीब वर्ग के लोग, उन लोगों को कैसे मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। सवाल आज इस बात का है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी, मोदी बनाम कौन, बिल्कुल भी नहीं है। ये चुनाव इस देश की दशा दिशा और इस देश का भविष्य तय करेगा। और असलियत यह है कि जब से चुनाव अनाउंस हुआ है उसके कई दिन पहले से कांग्रेस पार्टी ने कमान संभाली हुई है। हम टस से मस नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। हम बेरोजगारी की, हम महंगाई की, हम आर्थिक असमानता की, हम महिलाओं के हक की, हम हिस्सेदारी की, लगातार महंगाई कम करने की लगातार बात करेंगे। हम उस मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। लेकिन देखकर दुख होता है, देखकर तकलीफ होती है कि 10 साल सत्ता चलाने के बाद जिस प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाकर, डंके की चोट पर अपना काम दिखाकर वोट मांगना चाहिए था, वो चुनाव आते ही हिंदू, मुसलमान, मीट, मुर्गा, मछली, भगवान जाने क्या क्या, मुस्लिम लीग, क्या क्या करने लगे। एक हमारा मैनिफेस्टो बना, उस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक हुई, असम से भी गुजरी, वहां पर हमने जो लोगों की बात सुनी, उनकी अपेक्षाओं को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को, उनकी परेशानियों को आधार बनाकर हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसका नाम न्याय पत्र दिया। मुझे अपने मैनिफेस्टो पर गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, श्रमिकों की, हाशिए पर रहे लोगों की छाप दिखती है। मोदी जी को इसमें पता नहीं कौन सी छाप दिखती है। क्या आपत्ति है आपको? आपको दिक्कत क्या है? आपने बड़े बड़े वादे किए थे, पूरे नहीं किए, वो हमारी दिक्कत नहीं है। और मैं क्रमवार तरीके से हमारे मैनिफेस्टो में क्या है और आपके माध्यम से जनता इस बात को जाने, इसकी जरूर विनम्र निवेदन करूंगी। हमारे मैनिफेस्टो में सर्वप्रथम बात देश के युवाओं की है। 65% इस देश की आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। अगर आप किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़, किसी भी चाय की दुकान पर असम तक में बैठ जाइए तो युवा आपको बेरोजगार नजर आता है। और जिस देश की 65% आबादी युवा है, जो सीना ठोक कर ये तो कहता है कि हम दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र हैं, अगर वहां पर रोजगार की चर्चा नहीं होगी तो वहां चर्चा क्या होगी? अगर आप मुझसे पूछिए तो हिंदुस्तान में आज नंबर 1 टू नंबर 10 समस्या ही रोजगार है। तो हमारा मानना है कि 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाएगा। हम एक अप्रेंटिसशिप योजना ला रहे हैं। डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स को 1 साल के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा। पक्की नौकरी इसको हम बोल रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना, जहां पर पिता अभी आर्मी में है लेकिन लड़के को रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद, 24 साल की उम्र में, उसको खत्म करके पुरानी बहाली दोबारा से लाने की बात कर रहे हैं। और हम पेपर लीक,
जिससे कि लोगों के भविष्य चौपट हो जाते हैं। मेहनत करते हैं बच्चे, गाजर मूली की तरह भर के जाते हैं, एग्जाम देते हैं, माँ बाप कष्ट सहते हैं, एक रोटी कम खाते हैं, भात कम खाते हैं कि बच्चा पढ़ जाए। जरूरी है कि उनको उनका हक मिले, तो पेपर लीक के खिलाफ इतना तगड़ा कानून बनाएंगे कि रूह कांप जाए किसी की पेपर लीक करने से पहले। यह युवाओं की बात है। अब मैं बात करना चाहती हूं इस देश की महिलाओं की। बिना आधी आबादी को पूरा हक मिले क्या होगा? कैसे हम बात कर सकते हैं विकसित भारत की, कैसे हम बात कर सकते हैं खुशहाल भारत की, जहां पर आधी आबादी को नोचा जा रहा है? आपसे कुछ ही दूर पर मणिपुर है, और मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ वो एक सभ्य समाज पर धब्बा है। आज भी सोचती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं नौकरी में आए, कामकाज में आए, कारोबार में आए, और इसीलिए 50% नई सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। गरीब परिवार की महिला मुखिया को 8500 रुपए, 8500 रुपीज हर महीने, मतलब 1 लाख रुपए साल का होगा। और ये कांग्रेस का वादा है, ये हेमंतो या मोदी का जुमला नहीं है। ये वो नहीं है कि लखपति दीदी जो यहाँ पर एक योजना चलती है और मंत्री को खड़े होकर कहना पड़ता है अधिकांश उसमें फर्जी नाम है। ये वो भी योजना नहीं है। जब राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे थे तो लोगों को पंजीकृत कराया जा रहा था, रजिस्टर कराया जा रहा था, और आज उनको पैसा नहीं मिल रहा है। ये वो योजना नहीं है। ये 1000 रुपये की योजना नहीं है। ये 8500 रुपीज एक महिला, गरीब महिला के हाथ में आने की योजना है। और इससे शर्तिया स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार का स्तर जरूर बढ़ेगा। तमाम और योजनाएं महिलाओं के लिए। लेकिन अब मैं बात करना चाहती हूं किसानों की। इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। और क्या हाल है किसान का आज? किसान लगातार मांग कर रहा है उसको एमएसपी मिले। मोदी जी ने भी वादा किया था। 700 किसानों की शहादत हो गई। काले कानून वापस लेते वक्त आपने कहा एमएसपी का कानून बनेगा। कहां है वो एमएसपी? क्यों नहीं मिल रही है किसानों को? इन बातों की चर्चा कब होगी? तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने साफ तौर से कहा है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हम आपकी तरह अपने मित्रों के 16 लाख कर्ज माफ नहीं करेंगे। हम किसान की कर्जा माफी करेंगे और कृषि को, खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। ये जो बीज पर, दवा पर, कीटनाशक पर, खेती के उपक्रम पर जीएसटी लगाया, उससे हम मुक्त करेंगे। जब किसान समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ श्रमिकों की। आपके गुवाहाटी में भी बहुत सारे जोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, ब्लिंकिट के वो लड़के हैं जो 10 मिनट में सामान लेके आ जाते हैं, 20 मिनट में खाना डिलीवर करते हैं। कभी किसी ने सोचा है कि अगर वो गिर जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, उनका पैर टूट जाए, क्या करेंगे उनके परिवार? उनकी क्या सामाजिक सुरक्षा है? ऐसे गिग वर्कर्स के लिए हम सामाजिक सुरक्षा का एक कानून बनाएंगे। मनरेगा, जिससे हमने देश के ग्रामीण इलाकों की तकदीर बदली, उस मनरेगा में न्यूनतम मानदेय 400 रुपए प्रतिदिन करेंगे। और एक 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना इस देश के लिए बनाएंगे। ऐसी हमने राजस्थान में चिरंजीवी योजना करके दिखाई थी। इसमें इलाज, दवाई और टेस्ट सब मुफ्त होगा। क्योंकि जब जब परिवारों पर स्वास्थ्य की या बीमारी की कोई संकट आता है तो पूरी तरह से बजट ध्वस्त हो जाता है, और ये करना जरूरी है। और अंत में मैं बात जरूर करना चाहती हूं दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की, जिनकी कोई सुधि लेने को तैयार नहीं। क्यों नहीं उनकी बात हो रही है? कैसे उनको आगे लाया जाएगा? 73% आबादी, 80% आबादी, रिप्रेजेंटेशन 4%, रिप्रेजेंटेशन 5%। क्यों? कैसे उनको आगे लाया जाएगा? मेरे नेता एक बात कहते हैं, बिल्कुल सही बात कहते हैं। आपके पैर में चोट लग जाए और डॉक्टर को ये डिसाइड करना हो कि कास्ट लगेगा या नहीं लगेगा, या स्क्रेप बैंडेज लगेगा, इसका पता वो एक्सरे से ही लगा सकते हैं। एक्सरे से ही पता लगेगा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, हड्डी टूटी है, या लिगामेंट रप्चर हुआ है। और जब वो एक्सरे होगा तभी पता चलेगा उपाय क्या है। वैसा ही एक्सरे इस देश में आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना है, जिससे पता रहे कि कितने गरीब इस देश के हाशिए पर हैं। वो प्रबुद्ध वर्ग से भी हो सकते हैं, वो सामान्य वर्ग के भी हो सकते हैं, वो सो कॉल्ड अपर कास्ट के भी हो सकते हैं। उन तक तो नीति, उन तक तो
सहूलियतें पहुंचे, उन तक तो राहत पहुंचे। और इसलिए हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट के स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। और इसी के साथ ये हुई हमारी बात। और अब मैं सामने वाले की बात करती हूं। 10 साल सत्ता चलाई, 10 साल सत्ता चलाने के बाद एक ऐसा काम नहीं है जिसको गिनाकर आज आपसे वोट मांग सके। ना आगे की रणनीति है, ना पिछला कुछ बड़ा कीर्तिमान है। तो अब एक नया शब्द हमसे चुरा लिया, गारंटी। उस आदमी की क्या गारंटी जिसने 10 साल से गारंटी पूरी नहीं की? आपने तो गारंटी दी थी 15 लाख की, आपने सालाना 2 करोड़ मतलब आज तक 20 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी। आपने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी की, उसमें से गुवाहाटी भी होने वाली थी। आपने गारंटी दी थी किसान की दुगनी आय की 2022 तक। आपने गारंटी दी थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की 2022 तक। आपने गारंटी दी थी कि रुपया और डॉलर एक हो जाएगा, रुपए 84 के पास पहुंच रहा है। आपने गारंटी दी थी पेट्रोल और डीजल 35 पे मिलेगा, शतक लगवा दिया। आपकी गारंटी का कौन भरोसा करेगा, क्योंकि आपकी गारंटी नहीं, आपके जुमले हैं। और जब चुनाव आया तो आप एक भी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। आपकी गारंटी तो थी चीन को लाल आंख दिखाने की। चीन का नाम सुनकर मुंह में दही जमा लेते हैं, उस पर भी जीएसटी लगा देते हैं। मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की, गरीबों की कमर तोड़ महंगाई से जो जीना दूभर इस सरकार ने किया, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। आटे पर, दही पर, पढ़ाई पर, दवाई पर, सब पर जीएसटी लगाने का नापाक काम इस सरकार ने किया है। और अब 10 साल बाद देश की जनता कह रही है बहुत हुआ प्रभु, अब आपके झोला उठाने का वक्त आ गया है। आपकी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। आपको 2 बार मौका दिया गया और दोनों बार आपने हमें लूटकर, हमारी जेबों पर डाका डालकर अपने मित्रों की तिजोरियां भरी है। अब बहुत हुआ। अब ऐसे व्यक्ति का, ऐसी पार्टी का, ऐसे गठबंधन का साथ दिया जाएगा जो हमारे मन की बात करते हैं। 10 साल से आपके मन की बात सुनकर हम बोर हो चुके हैं। और अगर आप देखिए, और यही अंतिम मेरी बात है, इसके बाद आपके सवालों का स्वागत है, कि लगातार प्रधानमंत्री की भाषा, उनके शब्दों का चयन, उनका वक्तव्य ना उनके पद को शोभा देता है, ना उनकी उम्र को शोभा देता है। उनकी उम्र का तकाजा दिखने लगा है, जबान लड़खड़ाने लगी है। कभी कभी झूठ बोलने पर भी लोगों की जबान लड़खड़ाती है। हो सकता है वो हो रहा हो, मुझे नहीं पता। लेकिन असलियत ये है कि जिन शब्दों का प्रयोग, जिन वक्तव्यों का प्रयोग, जो बातें प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो उनके पद की गरिमा को तार तार कर देता है। लेकिन अपने पद की गरिमा को एक भी दिन उठाने का और संवारने का काम मोदी जी ने नहीं किया। लेकिन ये देश सब समझता है, जानता है, और समय पड़ने पर बड़ा बदलाव करता है। और उस बड़े बदलाव की आहट पहले चरण के मतदान के बाद गूंज रही है, सुनाई दे रही है। बीजेपी साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, और यही भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। और इसीलिए मोदी जी आपको और ऊंची, और गंदी, और बेतुकी, और तर्कविहीन बातें करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बौखलाया हुआ तानाशाह अपनी डगमग होती सत्ता को देखकर परेशान है और झोला उठाने का वक्त आ चुका। साफ है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, यही बीजेपी का ग्राफ है। तो मैं पहले चरण के मतदान की बात जरूर करूंगी, क्योंकि पहले चरण से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बीजेपी के लिए बहुत चिंताजनक है और हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। हम हर उस जगह चुनाव जीत रहे हैं जहां पर बीजेपी अभी पीक पर है। राजस्थान से अच्छी खबरें आई, महाराष्ट्र से अच्छी खबरें आई, बिहार से आई, उत्तर प्रदेश तक से अच्छी खबरें आई। साउथ में हम तमिलनाडु में स्वीप कर रहे हैं, 39 में से 39 सीटें हमारे आनी जा रही है। हम बहुत उत्साहित हैं। आपने एक परसेंटेज कम करने की बात करी, तो 2004 और 2009 में जब जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है, भारतीय जनता पार्टी हारती है। ये एक डेटा है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2004-2009 में ऐसा हुआ। 2014 और 2019 में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो उनकी सीट बढ़ी। 2009 में तो वोटिंग परसेंटेज जब कम हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी हारी थी, हमने उत्तर प्रदेश जैसी जगह से 21 सीटें निकाली थी। तो हवा का रुख बदल गया है
और ये भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। और इसका एक कारण है, इसका कारण ये है कि 10 साल सत्ता में रहना बड़ा काम होता है। जब जनता आपको वोट देती है, एक बार सरकार बनाती है, दूसरी बार भी मौका देती है कि कुछ अधूरे कामों को आप पूरा करें। 2 बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनने के बाद जनता पूछ रही है मेरे विकास का दो हिसाब। आप कह रहे मैंने G20 करा दिया, G20 होना ही था देश में, 21 में होना था, आपने 23 में करा दिया। मेरा क्या, मुझे क्यों पर्दा लगा के गरीबी को आपको मेरी छुपाना पड़ा। लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। हर घंटे 2 किसान, हर घंटे 2 युवा क्यों आत्महत्या कर रहा है। आप कह रहे हैं हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, 2022 में अभी तक बने नहीं है, 3 ट्रिलियन की है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। सवाल इस बात का है कितना रोजगार बना, कितनी नौकरियां बनी, कितने लड़कों को वो नौकरी मिली, कितने गुवाहाटी के लोगों को वो नौकरी मिली। तो जरूरी है इन बातों को समझना। लोग समझते हैं, लोग बड़े समझदार हैं। लेकिन इसी प्रवाह में मैं एक बात और बोलूंगी कि जो लार्ज स्केल पोस्टल बैलेट में रिगिंग की खबरें आ रही हैं, असम तक में जो खबरें आ रही हैं, जहां पर निर्वाचन अधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे किसका वोट है या पीआरओ को बुला रहे हैं, ये बड़ी चिंता की बातें हैं। और मैं इस मंच से आग्रह करूंगी चुनाव आयोग से कि अपनी कुंभकर्ण की नींद से जागे। आपकी जिम्मेदारी है इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, वो चुनाव कराइए। मेरा अपना मानना है कि कोई भी कानून देश पर थोपा नहीं जा सकता। कानून अगर कंसेंसस से बनाइए तो कानून बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक धर्म को हटाकर या जिस तरह से अदरिंग ऑफ कम्युनिटीज करके इस सरकार ने पिछले 10 सालों में एक नहीं अनेकों कानून बनाए हैं, वो सर्वथा गलत है। और वो सीए के लिए भी है। सीए में बहुत संशोधन की जरूरत है, सीए में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। एनआरसी जो असम में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो में था, अब नहीं है। तो बहुत सारे विरोधाभास हैं। असलियत यह है कि 3.5 साल से कानून बनकर नोटिफाई नहीं हुए थे, रूल्स नोटिफाई नहीं हुए थे। चुनाव के जस्ट पहले वो रूल्स नोटिफाई होते हैं। तो बहुत सारी बातें सरकार की आपको इनके कार्य करने की शैली से पता चल जाती है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसी चीज जो इस देश में विभाजन का काम करे, जो इस देश में लोगों के मन में संशय डाले, उस पर चर्चा करनी, उस पर कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस के गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार कोई भी चीज लोगों पर थोपेगी नहीं। हम हर वो चीज करेंगे जिसमें लोगों की साझी विरासत मानकर, लोगों की साझी भागीदारी, बिना भागीदारी और हिस्सेदारी के ये देश चल नहीं सकता है। ये देश एक भाषा बोलने वाला, एक जैसा दिखने वाला देश नहीं। असम से लेके कन्याकुमारी चले जाइए, इतनी विविधता है, इतनी भाषाएं हैं। असम में ही इतनी ट्राइब्स हैं, इतनी भाषाएं हैं। अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट में है। कैसे इस देश को एक रंग में, एक भाषा में, एक तरीके से रंगा जा सकता है। ये बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है अलग अलग फूलों का। उस विविधता पर प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम हर हाल में उस विविधता को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। মই অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন কমিশনে মোৰ নমিনেশ্যন একচেপ্ট কৰিছে। কোনো লোকে বিভ্ৰান্তি কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাৰ প্ৰৰোচনাত পৰি এই কথাবিলাক অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। অসমৰ কোনো মানুহে ইয়াত বিচলিত নহৈ অহা 7 তাৰিখে সকলোৱে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো। আৰু ইলেকশ্যন কমিশনে ইতিমধ্যে একচেপ্ট কৰিছে। এই বিষয়টো যাতে কোনো সংবাদ মাধ্যমে অনাহকত যাতে অপপ্ৰচাৰ নচলায় তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো। ধন্যবাদ।